हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th हिस्ट्री, सीबीएसई बोर्ड, नेशनलिज्म इन इंडिया। टुडेज माय टॉपिक इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक को जानेंगे कि इंडिया में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो कैसे जनरेट हुई। हमारा जो देश है ये एक यूनिट नहीं था, एक यूनाइट नहीं था। हमारे देश में आज़ादी से पहले 565 रियासतें थी, छोटी छोटी किंगडम थी, क्योंकि हमारे यहाँ राजा महाराजे राज्य किया करते थे और उनकी जो टेरिटरीज होती थी वो फिक्स नहीं होती थी, क्योंकि जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अटैक करता था और जीत जाता था तो उसकी टेरिटरी चेंज हो जाया करती थी। तो इससे क्या था कि जो हमारा देश है वो बहुत ही छोटे छोटे किंगडम में, रियासतों में विभाजित था। लेकिन धीरे धीरे करके कैसे ये जो इंडिया है उसमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हुई, कैसे डेवलप हुई, इस बात को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। और नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करने में। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भारत देश एक पूरा एक इंडिया पूरा एक देश के रूप में डेवलप हुआ। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम ये समझ लेते हैं कि नेशनलिज्म मीन्स होता क्या है, क्योंकि नेशनलिज्म केवल इंडिया में नहीं है, हर एक कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि नेशनलिज्म क्या है। तो नेशनलिज्म के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नोन एज नेशनलिज्म, यानी एक ऐसी भावना जो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट करे या एक कॉमन कनेक्शन प्रकट करे पूरे देश के लोगों के लिए, तो वो कहते हैं उसको कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, और इसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। क्योंकि अगर हमारे देश में, अगर हमारे देश को, इंडिया को या कोई जो है गलत कहता है तो हमें तुरंत हम उसका तुरंत रिएक्ट करते हैं और अपनी जो है प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस तरह से ये किसका परिणाम स्वरूप है? नेशनलिज्म के परिणाम स्वरूप है। अगर हमें जब राजा रजवाड़े होते थे तो उन्हें नेशनलिज्म से कोई मतलब नहीं होता था। वो अपनी जिस टेरिटरी पे उनके लोग होते थे वो अपनी टेरिटरी को ही अपना वो समझते थे, अपना एरिया समझते थे, अपना स्टेट समझते थे, अपना राष्ट्र समझते थे। लेकिन आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से हमारा देश एक गणतंत्र के रूप में डेवलप हुआ और यहाँ पे जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो पूरे देश में विद्यमान हो गई। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से इस चैप्टर के कुछ स्टडी पॉइंट हैं, उनको पहले देख लेते हैं कि कौन से स्टडी पॉइंट हैं जिन पे हमें फोकस करना है। तो स्टडी की पॉइंट ये है, पहला तो है नेशनल मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने कुछ एक नेशनल मूवमेंट चलाए थे, ठीक है। तो उनको हम जानेंगे इस चैप्टर में कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से नेशनल मूवमेंट चलाए। दूसरा हम जानेंगे महात्मा गांधी जी का जो नेशनल मूवमेंट है, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे
हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस फॉर्म्ड, हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस फॉर्म्ड। फिर इसके बाद देखेंगे रिलेटेड इवेंट्स, कुछ रिलेटेड इवेंट्स देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में, वो भी इंडिया में। इसके बाद तो इस तरह से हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्रिएटेड न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ड्यू टू डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंक्रीज टैक्सेस। वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंस हुआ था, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था, तो उससे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से टैक्स भी बढ़ाया गया। प्राइस ऑफ कॉमन यूज गुड्स, कॉमन यूज गुड्स वो होती है जैसे रोजमर्रा की खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं और बहुत ही इसेंशियल आइटम्स जो होते हैं, उनके रेट काफ़ी बढ़ गए थे, जिससे लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे देखिए जनवरी 1915। अब यहाँ देखिए जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है वो 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था, लेकिन इसी बीच इंडिया में भी कुछ घटनाएं घट जाती हैं। और वो कब घटती हैं, महात्मा गांधी जी के साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटने पर। क्योंकि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं तो क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नस्ली भेदभाव होता था, तो वहाँ पे जो सत्याग्रह का जो आइडिया है महात्मा गांधी को वहीं से मिला था। वहाँ पे सबसे पहला जो सत्याग्रह का प्रयोग है महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ही किया था। तो जब महात्मा गांधी वापस इंडिया आए जनवरी 1915 में, तो उन्होंने देखा कि इंडिया की जो सिचुएशन थी, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी और जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ही पुअर थी। तो उन्होंने सोचा कि हमें अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि चंपारण जो कि बिहार में है, चंपारण जो कि बिहार में, वहाँ पे जो इंडिगो प्लांटर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले क्या करती थी कि 1/3 मतलब एक योजना चलाई थी, 3 कठिया योजना, 3 कट्ठा योजना। तो इसके तहत क्या होता था कि जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड होती थी उसके 3 हिस्से पे इंडिगो की खेती करनी होती थी, इंडिगो प्लांटेशन करना होता था, यानी नील की खेती करनी होती थी। जिसकी वजह से क्या होता था कि जो अदर क्रॉप्स है वो ठीक से नहीं हो पाती थी। और इसका एक साइड इफेक्ट भी था, इंडिगो प्लांटेशन जिस फील्ड में होता था उसमें काफी समय तक दूसरी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाती थी। तो इससे इंडिगो जो प्लांटर्स थे वो बहुत परेशान थे, और इंडिगो की खेती तो करवाते ही थे ब्रिटिशर्स, उसके साथ में उनको मतलब रेट भी सही नहीं देते थे, अपने मनमानी रेट से उसको खरीदते थे और उसको इंग्लैंड सप्लाई कर देते थे। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने जब देखा तो 1916 में चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स की समस्या को सॉल्व किया। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया, किसके सपोर्ट में, इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, नील की खेती करने वाले
किसानों के सपोर्ट में उन्होंने ये जो नील चंपारण सत्याग्रह किया और उनसे इस समस्या से उनको निजात दिलाई। इसके बाद देखा 1917 में एक प्रॉब्लम कहाँ पे जनरेट हो गई, कहाँ पे जनरेट हुई, खेड़ा में। तो उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आरंभ किया, इसके सपोर्ट में, इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स इन टैक्स रिलैक्सेशन ड्यूरिंग क्रॉप फेल्योर, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया था, फेमाइन हो गया था, मतलब फसलें बर्बाद हो गई थी। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टैक्स बढ़ाए जा रही थी, टैक्स बढ़ाए जा रही थी। अब टैक्स बढ़ाने का कारण क्या था, वर्ल्ड वॉर था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खर्चे आ रहे थे। तो उनको पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ पे कॉलोनियल कंट्रीज थी, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, वहाँ से वो लोग टैक्स बढ़ाते जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, पीजेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। इसलिए गांधी जी ने गांधी जी स्टार्टेड खेड़ा सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स ड्यूरिंग क्रॉप फेल्योर। आफ्टर दैट गांधी जी ने गुजरात में अहमदाबाद मिल मजदूरों के सपोर्ट में आंदोलन किया, और वहाँ पे जो उनकी प्रॉब्लम थी, जैसे कि उनको वेतन ठीक से नहीं दिया जा रहा था और उनसे काम ज़्यादा दिया जा रहा था, उसके सपोर्ट में उनको उनकी जो सैलरी थी, वेतन था, वो बहुत ज़्यादा लो था, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। तो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम गांधी जी स्टार्टेड स्ट्राइक विद Ahmedabad mill workers, so solve that problem. After that, सबसे बड़ी जो एक ऐतिहासिक चीज है, वो घटना है, जो हिस्टोरिकल इवेंट है, वो कब होती है, 1919 में। अब क्योंकि 1918 तक तो वर्ल्ड वॉर लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम थी वर्ल्ड वॉर की, इसने काफी हद तक जो है लोगों को एकजुट करने में मदद की थी। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको टाइम देंगे, रोलेट एक्ट बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर से संबंधित बता देते हैं, क्योंकि जरूरी है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो भी डिफेंस एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए थे, जिसकी वजह से टैक्स बढ़ाया जा रहा था और लोगों से अधिक टैक्स वसूला जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप क्रिएट कर रहा था लोगों के लिए। दूसरी प्रॉब्लम थी जो कॉमन इसेंशियल कमोडिटीज थी, जो डेली यूज आइटम थे, खाने पीने की सामग्री थी, उनके रेट बढ़ जाने की वजह से जो आम आदमी थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे कि उनके मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो फीलिंग है वो जनरेट हो रही थी। अब जिससे ये फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग एक प्रकार से जनरेट हो रही थी, क्योंकि हर व्यक्ति की वही प्रॉब्लम थी। तो जैसे कहते हैं ना, जो दुश्मन होता है, जैसे हमारा भी वही दुश्मन है, तुम्हारा भी वही दुश्मन है, अगले का भी वही दुश्मन है, तो जितने लोगों का एक अकेला व्यक्ति दुश्मन है, तो उसके खिलाफ में सब एकजुट हो रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि सभी की समस्या एक ही से थी, और वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इसलिए धीरे धीरे वो नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हुई। इसके बाद जो थोड़ी सी कसर रह गई थी, थोड़ी सी जो जगह रह गई थी ब्रिटिशर्स के लिए, वो जो है रोलेट एक्ट ने खत्म कर दी। अब रोलेट एक्ट क्या है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे इनको पता था कि एक ना एक दिन लोग जो है हमारे अगेंस्ट में आ जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, उनको डर था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए जिसके ऊपर डाउट हो कि ये हमारे अगेंस्ट में कुछ प्लानिंग कर सकता है, कॉन्स्पिरेसी कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने रोलेट एक्ट 1919 में लॉन्च किया। इस रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। काला कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिना वकील और बिना दलील का कानून था। एक ऐसा ला जिसमें ना तो आप अपना पक्ष रख सकते थे,
और ना ही जो है आपको इसमें जमा बेल मिल सकती थी। यानी अगर गवर्नमेंट को डाउट होता था किसी व्यक्ति के ऊपर तो वो तुरंत उसको गिरफ्तार कर सकती थी और बिना किसी मतलब ट्रायल भी नहीं देना था, किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल दिए हुए उसको गिरफ्तार कर लेना और उसको जेल में बंद कर देना। तो इस कानून से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश जनरेट हुआ, आक्रोश पैदा हो गया। और इसी जो रोलेट एक्ट के चलते सत्यपाल किचलू जो एक नेता थे, उन्होंने सत्यपाल किचलू तो इनको जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में बंद कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा हो रही थी। कहाँ पे? जलियांवाला बाग अमृतसर में। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जो एक जनसभा हो रही थी, शांतिपूर्ण जनसभा हो रही थी, उसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी और सब निहत्थे थे। तभी जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको लगा कि ये उनके लिए सही नहीं है, तो उन्होंने जनरल डायर को ऑर्डर दिया कि जाइए उसको हैंडल कीजिए। तो जनरल डायर जो थे वो आते हैं और जो एक सिंगल एग्जिट होता है जलियांवाला बाग में, सिंगल एग्जिट होता है जहाँ से लोग निकल सकते हैं, सिर्फ एक ही गेट है वहाँ, उस गेट को लॉक कर देते हैं और निहत्थी जनता पे अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसके बाद से हजारों निहत्थे लोग मारे जाते हैं, बच्चे भी मारे जाते हैं। इसके बाद जब ये घटना हो जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, तो इसके बाद महात्मा गांधी को बहुत दुख होता है और तभी उन्होंने जो है अंग्रेजों का एक प्रकार से अंग्रेजों का असहयोग करने की ठान लेते हैं। और ये रोलेट एक्ट की ही देन है, रोलेट एक्ट की ही देन है, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ और जलियांवाला बाग मैसेक्रे की वजह से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। यानी 1920 में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट क्या कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया 1920 में। तो दोस्तों इस तरह से ये यहाँ तक कि आपको घटनाएं हमने बताई। इसके बाद ये खिलाफत मूवमेंट है। खिलाफत मूवमेंट भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फिनिश हुआ तो उसके बाद जो हारे हुए देश थे, जिनमें भी टर्की भी शामिल था हारे हुए देशों में, क्योंकि टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था और जर्मनी में उस समय हिटलर था, तो हिटलर की बुरी तरह से हार हो गई थी। तो इस तरह से जो जीती हुई कंट्री थी उन्होंने ऐसी संधियां रखी थी, ऐसी ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर किया था, और जो खलीफा होते हैं तुर्की में उस पद को खत्म कर दिया था, उस पद को मानने से इनकार कर दिया गया था। तो इसकी वजह से जो मुसलमान थे, मुस्लिम कंट्रीज थी, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, खिलाफ हो गए थे, इंग्लैंड के और ब्रिटेन के खिलाफ हो गए थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने जो है सोचा कि ये अच्छा टाइम है लोग हिंदू और मुस्लिम को एक करने का, इंडिया में हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं को एक करने का, क्योंकि जो इंडिया के मुस्लिम थे वो भी टर्की के खलीफा के साथ थे और उस पोस्ट को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया और इसके साथ में हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खिलाफत मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से ये कुछ इवेंट्स थी जिसकी वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो जनरेट हुई।
अब इन सब में कहीं ना कहीं लोगों का जो दुश्मन था वो कौन था? ब्रिटेन था। तो इस वजह से लोगों में एक कलेक्टिव फीलिंग जनरेट हुई। तो इसके बाद हम जो भी घटनाएं हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और आप लोग इसको एक बार देखिएगा। अगर आपको सही लगता है, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने ओपिनियन भी देते रहिए ताकि हम कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। अगर क्लियर नहीं दिखता है, वॉइस क्लियर नहीं है, या कुछ और इसमें कुछ छूट रहा है, तो आप बताइएगा कमेंट करके, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।